Hi friends, today I'm going to explain you the chapter The Lost Spring. ये चैप्टर में मैं पहला पार्ट पहले डिस्कस करूँगी. Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो राइटर ने पूछा किससे? साहिब से कि तुम ये सब क्यों करते हो? Why do you do this? Whom आ इनकाउंटर मतलब क्या होता है? कैजुअल मीटिंग होती है. तो राइटर की डेली कैजुअल मीटिंग होती थी किससे? साहिब से. एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग को वो क्या देखती थी, क्या करता था साहिब? स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड. स्क्राउंजिंग मतलब क्या होता है? ढूंढता था गोल्ड. गोल्ड यहाँ आपका गोल्ड ज्वेलरी से मतलब नहीं है. यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे कॉइन, रुपी या कुछ भी हो सकता है. इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. तो ये क्या करता था? गार्बेज डम्प में क्या करता था? ढूंढता रहता था, स्क्राउंज करता था फॉर अ गोल्ड. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग टाइम अगो. उसने अपना घर छोड़े काफ़ी टाइम हो चुका है. सेड अमेस्ट ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. कहाँ पे था? ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका के बीच में था. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंस मेमोरी. इसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेमोरी नहीं था इसका घर. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स. स्टॉर्म्स की वजह से इसका वहाँ पे जहाँ पे रहता था यानी ढाका में इसकी सारी फील्ड्स और होम्स वहाँ पे सब तबाह हो गया था, जैसे इसकी मदर ने इसको बताया था. दैट्स वाई दे लिव. जिस वजह से वो अपना होम टाउन छोड़कर यहाँ पे आ गए थे. लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी. यहाँ पे गोल्ड मतलब है यहाँ पे फॉर अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर. ये लोग यहाँ पे आ गए थे. आई हैव नथिंग एल्स टू डू. ये रिप्लाई किसने करा? साहिब ने करा कि मेरे पास कुछ और है ही नहीं करने को, इधर उधर देखते हुए. टू विच राइटर रिप्लाइड, गो टू स्कूल. उन्होंने कहा कि स्कूल क्यों नहीं जाते तुम? बोलने के बाद राइटर को रियलाइज़ हुआ कि जो उन्होंने बोला है वो बात बहुत खोखली है, क्योंकि जो इंसान 1 रुपये सर्च कर रहा है डम्प्स में, कहाँ पे वो ढूंढ रहा है, कूड़ेदान में ढूंढ रहा है, तो उसके पास कहाँ मनी होगी सो दैट ही कैन एजुकेट हिमसेल्फ. तो ये बात उनको अपनी ख़राब लगी. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड. उसने कहा मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है. जब वो लोग बनाएंगे तब मैं चला जाऊँगा. ये किसने रिप्लाई करा? कि साहिब ने कहा. तो राइटर ने जवाब दिया, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल. उसने कहा कि अगर मैं स्कूल को अपना ओपन करूँगी, क्या तुम आओगे मेरे स्कूल में? और हाफ जोकिंगली, मतलब उनका प्रॉमिस नहीं था, वो ऐसी मजाक में कह रही थी. कौन? राइटर. आफ्टर विच साहिब ने कहा हाँ, हंसते हुए उसने रिप्लाई करा. कुछ दिनों बाद आई सी ही रनिंग अप टू मी. तो कुछ दिन बाद राइटर ने देखा कि साहिब दौड़ता हुआ उनके पास आ रहा है और कहा इज योर स्कूल रेडी. उसने कहा आपका स्कूल क्या रेडी हो गया है? फिर जो राइटर थी उन्हें बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ, क्योंकि उसने कहा इट टेक लॉन्गर टाइम टू बिल्ड अ स्कूल. तो उन्होंने कहा कि काफ़ी टाइम लगता है स्कूल बनने के लिए. उन्हें बुरा लगा क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिस उनके साथ करा, उस बच्चे के लिए करा, वो झूठा था. उनका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने स्कूल बनाना है, बस मजाक में कह दिया. जैसा इन्होंने मजाक करा तो इनको रियलाइज़ हुआ कि ऐसा इनके साथ मजाक हर कोई करता है. इनका जो फ्यूचर है ब्लीक है. ब्लीक मतलब कोई होप नहीं है इनके फ्यूचर के लिए. इनका वर्ल्ड बिल्कुल ब्लीक है. और जो लोग भी प्रॉमिस करते हैं इनके साथ अच्छा करने के लिए, एक्चुअली में कोई नहीं करता है. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम. कुछ महीनों बाद, उसको जानने के बाद, मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहिब ए आलम. उसने नाम बताया अपना. उसे ये मतलब नहीं पता था कि उसके एक्चुअली नेम का मीनिंग क्या है. साहिब ए आलम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. अगर उसे पता चलता कि उसके मतलब ये है उसके नाम का, तो उसको बहुत हार्ड होता बिलीव करने में, क्योंकि ये बहुत कंट्रास्ट है कि उसका नाम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स और उसका जो रियलिटी है वो बिल्कुल ही अपोजिट है, जिसके पास 2 रुपये तक नहीं है. तो ही वॉज टोटली अनअवेयर कि उसका नेम क्या रिप्रेजेंट करता है. वो अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा टाइम स्ट्रीट्स में घूमता रहता था. एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़. यहाँ पे बेयर फुट बोला गया है. क्यों बोला गया? क्योंकि ये लोग, इनके पास स्लीपर्स तक नहीं थी पहनने के लिए, तो ये लोग ऐसे ही पूरा दिन क्या करते थे? घूमते रहते थे, जो कि अपीयर ऐसे दिखते थे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह के टाइम एंड डिसअपीयर एट द नून. दोपहर में दिखते ही नहीं थे, बिकॉज ये लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रियलाइज एंड रिकोगनाइज ईच एंड देम. तो उसने कहा के बाद जानने लगी थी सबको और रिकोगनाइज करने लगी थी.
तो किसने राइटर ने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो। अप्लाई करा कि उसकी मदर ने शेल्फ से उसको उतार के नहीं दिए। देन दूसरे बच्चे ने ऐड ऑन करा, इवन इफ शी डिड शी ही विल थ्रो देम ऑफ। उसने कहा अगर उसकी मदर उसको उतार के भी दे देंगी, यानी उसके फ्रेंड को उसकी स्लीपर उतार के दे भी देंगी, तो इसका फ्रेंड क्या करेगा, फेंक देगा उन चप्पल को। एड्स ऑन, हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। एक बॉय था उनमें से जिसने शूज़ पहन रखे थे जिसके शूज़ मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन अ कॉमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेड नथिंग। जब राइटर ने कमेंट करा उसके शूज़ के ऊपर कि दोनों मिसमैचिंग शूज़ पहन रखे हैं उसने, तो उस बच्चे ने कोई रिप्लाई नहीं करा। ही सेड ही वांट्स शूज़, सेज द थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। मतलब एक तीसरा बॉय था उनमें से जिसने रिप्लाई करा मुझे शूज़ चाहिए, जिसने अपनी लाइफ में कभी भी एक पेयर तक शूज़ उसने कभी ओन नहीं करे थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। तो राइटर ने बताया कि जब वो कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं तो उन्होंने देखा है कि बहुत से चिल्ड्रंस क्या थे, बेयरफुट, मतलब जिनके पास स्लिपर्स तक नहीं थी पहनने के लिए। वो लोग सिटी विलेज रोड्स में काफ़ी उन्होंने देखा था ऐसे लोगों को। It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation। तो जब भी इन्होंने पूछा सबसे कि क्या रीज़न आप क्यों नहीं पहनते हो या कुछ भी, तो इन लोगों ने क्या रिप्लाई करा कि ये ऐसा नहीं कि हमें पैसे की कमी है, बट हमारा ट्रेडिशन है कि जिससे हम लोग बेयरफुट रहते हैं। ये कुछ नहीं है अपना जो पॉवर्टी उसको ना शो करने का तरीका है। बाकी इन लोग के पास काफ़ी लैक ऑफ मनी था तभी ये लोग दे कैन नॉट अफोर्ड अ सिंगल पेयर ऑफ शूज़ और अ स्लीपर। I wonder if this only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। Perpetual state of poverty क्या होता है कि जो लगातार विशियस सर्कल नहीं बन जाता है, जैसे कि सालों साल चलती आ रही पॉवर्टी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, तो वही होती है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। उसने अब राइटर कहने लगी कि जो मेरे को एक स्टोरी याद है एक आदमी की जो कि उडुपी में रहता था। As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest। तो वो बच्चा क्या करता था, जब वो स्कूल जाता था तो वो टेम्पल में ज़रूर जाता था जहाँ पे उसके फादर क्या थे, प्रीस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। तो वो जब भी स्कूल जाता था बच्चा, वो हमेशा गॉड के पास जाके ये प्रे करता था कि गॉड मुझे पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए। 30 years later when I visited दिस टाउन, तो राइटर ने बताया कि जब वो 30 years बाद वहाँ पे उन्होंने विज़िट करा एंड उस टेम्पल में देखा विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन। पूरी जगह जो थी पूरी तरह चेंज हो चुकी थी, पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज हो चुका था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड न्यू प्रीस्ट। वहाँ पे नए प्रीस्ट आ गए थे। वहाँ पे रेड एंड वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई थी। एक यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing shoes and socks arrived panting and remembered the prayer another boy had made to the goddess where he had finally got a pair of shoes। तो उस बच्चे ने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, शूज़ और सॉक्स पहन रखे थे। अराइव पैंटिंग, पैंटिंग मतलब क्या होता है, हाफते हुए आना। फोल्डिंग बेड, और उसने अपना बैग उतार के कहाँ रख दिया, फोल्डिंग बेड पे रख दिया। लुकिंग एट द बॉय, जब उन्होंने राइटर ने उस बॉय को देखा तो उन्हें रिमेंबर याद आई कि इसकी प्रेयर जो कि उसको शूज़ मिल जाए। फाइनली ही गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। तो उस बच्चे को एक्चुअली में मिल भी गए थे पेयर ऑफ शूज़। लेट मी नेवर लूज़ देम। तो उसने कहा कि मैं कभी काश इस शूज़ को खो नहीं अपनी लाइफ में। तो मतलब इन लोगों के लिए शूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज लोग इतने गरीब हैं कि उन कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। Young boy like the son of priest now wore shoes, but many others like ragpickers in the neighborhood remained shoeless। तो उन्होंने बताया कि काफ़ी जो यंग प्रीस्ट के बच्चे थे उनके तो शूज़ पहनते हैं बच्चे, लेकिन जो रैग पिकर्स हैं, रैग पिकर्स कौन होते हैं कि कूड़ा उठाते हैं, उन लोग के बच्चे या वो लोग शूलेस रहते हैं। My acquaintance with the barefoot ragpickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metamorphically। तो जो acquaintance थे, acquaintance कौन होते हैं जिनको हम जानते हैं with barefoot ragpickers। तो ये कहाँ पे गई, barefoot ragpickers के साथ गई थी, जो कि इनको कहाँ लेके गए थे, सीमापुरी लेके गए थे। सीमापुरी क्या है, ये एक प्लेस है
ऑन द पेरीफेरी मतलब आउटसाइड दिल्ली येट माइल्स अवे। कहने के नाम पे तो दिल्ली के पास है, लेकिन मेटामॉर्फिक बोला गया है कि ये बहुत माइल्स अवे है, क्योंकि वहाँ की लिविंग कंडीशंस एंड सीमापुरी की भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे रैग पिकर्स रहते हैं, कहाँ पे सीमापुरी में, एंड दिल्ली बिल्कुल ही अपोजिट है उनके। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स फ्रॉम बांग्लादेश। यानी यहाँ के कौन है स्क्वाटर्स, मतलब कौन होता है जिनके पास कोई राइट नहीं होता या कोई बिना किसी राइट के जहाँ पे रहते हैं उन्हें स्क्वाटर्स कहेंगे। तो ये स्क्वाटर्स हैं बांग्लादेश के आए हुए। कहाँ से कब आए थे? 1971 से आए हुए हैं। साहिब की फैमिली उनमें से एक थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस। वाइल्डनेस मतलब कि एक बैरन लैंड है जहाँ पे कोई घर नहीं है, बहुत बड़ा सा लैंड है। वो अभी भी वैसा ही है, लेकिन अब वो खाली नहीं, वहाँ पे लोग रहने लगे हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विद रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। उसने कहा कि घर वहाँ पे कैसे बने हुए हैं, मिट्टी के घर बने हुए हैं विद रूफ ऑफ टिन टैरपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज। वहाँ पे कोई सीवेज का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और पानी ऐसे बहता ही रहता है। यहाँ पे बात की गई है वहाँ पे 10,000 एप्लिकर्स रहते हैं फॉर मोर देन 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं ये लोग वहाँ पे रहते हैं विदाउट एनी आइडेंटिटी। वहाँ पे इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, ना ही किसी चीज़ का परमिशन है, ना ही कोई परमिट है। बट इनके पास क्या है? राशन कार्ड है, जिसकी वजह से ये लोग क्या कर सकते हैं? फूड परचेज़ कर सकते हैं, टू बाय ग्रेन्स। तो इनके लिए आइडेंटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं थी, इनके लिए सर्वाइवल के लिए क्या इम्पॉर्टेंट था? फूड इम्पॉर्टेंट था। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain, says a group of women in tattered sari when I asked them about why they left the beautiful land of green fields and rivers। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें एक वक्त का खाना भी रात को नसीब हो जाए सोने से पहले बिना किसी पेट दर्द की यानी भूख की वजह से, तो हम लोग इन फील्ड्स में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, जो कि हमें एटलीस्ट फूड तो प्रोवाइड कर रही है, ना कि वैसी जगह जहाँ पे हमें ग्रेन का एक दाना तक ना मिले। ये किसने बातें कही? ये सब बातें ग्रुप ऑफ वुमेन ने कही जो कि फटी पुरानी साड़ी पहन रखी थी। टैटर मतलब फटी पुरानी साड़ी पहन रखी थी। ओके, देन आगे देखते हैं। Whenever they find food, they pitch their tents and they begin their transit home। तो उन्हें जहाँ तो वो लोग वहीं पे ही अपना क्या टेंट लगा लेते थे। एंड दे बिकम दैट द ट्रांजिट होम, मतलब कि ट्रांजिट की ये लोग मूव कर सकते हैं इस घर को, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे भी ऐसे ही बड़े होने लगते हैं, वो लोग भी सीख जाते हैं कि उन्हें समझ आ जाता है कि मतलब रैग पिकिंग उन्हें करना ही पड़ेगा जिससे कि वो लोग अपने सर्वाइवल कर सकें। एंड दो द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, मतलब इतने सालों से करते आ रहे हैं तो उन लोग को एक प्रोपोर्शन, मतलब ये लोग एक तरीके से फॉर्म बन गया आर्ट। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड दैट इट इज़ देयर डेली ब्रेड। और गार्बेज उनके लिए क्या है? गोल्ड। मतलब उन्हें कहीं पे कूड़े का ढेर दिखेगा तो उनके लिए वो क्या है? गोल्ड है। उनके लिए क्या है? वहाँ पे कुछ ना कुछ तो है कि जिससे कि वो लोग उसको बेच, टू देम इज़ गोल्ड। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, वो उनके लिए डेली ब्रेड प्रोवाइड करता है। डेली यहाँ पे वो खाने वाली ब्रेड से मतलब नहीं है, यहाँ पे डेली ब्रेड मतलब एक वक्त का खाना भी प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि वो लोग अपनी अर्निंग कर सकें, अपनी लाइवलीहुड जी सकें। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, ये इवन इफ इट्स लीकिंग, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि सर के ऊपर छत है। ऑल्दो लीक कर रही है वो बात इम्पोर्टेंट नहीं है, बात ये है कि उनके पास एक छत है और 2 वक्त का खाना उनको नसीब हो रहा है। दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग। बट अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, मतलब गार्बेज जो उनके लिए था सर्वाइवल था, जिससे कि उनको खाने को भी मिल रहा था और साथ में छत मिल रही थी। लेकिन बच्चों के लिए जो गार्बेज था वो क्या था? एक होप था, वंडरस होप था कि शायद से उनको कुछ ज़्यादा अमाउंट का कुछ रुपीज़ मिल जाए। टाइम फाइंड्स अ रुपी, इवन 10 रुपी नोट। तो साहिब ने बताया, अपनी मुस्कियाई चमक गई थी जब वह बता रहा था कि मुझे इसमें जब मैं स्क्राउंजिंग करता हूँ, ढूंढता हूँ, तो मुझे रुपीज़ मिल जाते हैं या कभी कभार 10 रुपये भी मिल जाते हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग होम मोर। तो उसने कहा कि जब भी किसी को कोई गार्बेज में, जो कि ऐसे लोग थे रैग पिकर्स थे, अगर उनमें कोई भी गार्बेज में सिल्वर कॉइन यहाँ पे वही मतलब है
5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का भी जो है, तो उन्हें जब मिल जाता तो एक खूब आशा बन जाती कि हाँ शायद अभी इसमें और भी मिल सकता है हमें। तो इट सीम दैट चिल्ड्रन के लिए गार्बेज का मतलब पूरा तरह से डिफरेंट था दैन टू देयर पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स के लिए था कि सर्वाइवल है, अगर एग पिकिंग करनी है सर्वाइवल के लिए, लेकिन बच्चों के लिए क्या था कि शायद से हमें कुछ और भी मिल सकता है, कुछ और रुपीज़ भी मिल सकते हैं हमको। फॉर द चिल्ड्रन इज अ रैप्ड इन वंडर एंड फॉर एल्डर्स इट मीन्स फॉर सर्वाइवल। One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of a neighborhood club. तो एक विंटर मॉर्निंग में उन्होंने साहिब को देखा कि वो फेंस गेट के बाहर खड़ा हुआ था अपने नेबरहुड के क्लब में। दो यंग मैन को देख रहा था टेनिस खेलते हुए, जो कि कैसे ड्रेस्ड अप थे वाइट में, वाइट जो कलर की ड्रेस पहन रखी थी उन्होंने, ड्रेस्ड अप थे, प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे। एंड वो अपने आप से कहने लगा ही हम्स आई लाइक द गेम। उसने कहा बहुत अच्छी तरह से बहुत ध्यान से वो गेम देख रहा था, वॉचिंग बिहाइंड द फेंस के पीछे खड़े होके। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। तो साहिब ने बताया कि मैं अंदर जाता हूँ, कब जाता हूँ, जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। ही एडमिट्स, उसने बताया कि जो गेट कीपर है वो उसको वहाँ के जो स्विंग्स हैं, स्विंग्स मतलब झूले, वहाँ पे उनको झूलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़। तो राइटर ने नोटिस करा कि साहिब ने टेनिस शूज़ पहन रखे थे, वो काफ़ी स्ट्रेंज लग रहे थे क्योंकि वो डिस्कलर शूज़ थे एंड शॉर्ट्स थे, दोनों ही थे। समवन गिव देम टू मी। तो साहिब ने बताया कि ये उसको किसी ने दिए हैं। फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड सम बाय सम रिच बॉय। तो फैक्ट ये था कि ये किसी रिच बॉय ने डिस्कार्ड कर दिए थे। वो हैव परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज उसमें एक होल था, तभी वो किसी बच्चे ने जो कि रिच बॉय था उसने डिस्कार्ड कर दिए थे, हटा दिए थे। लेकिन ये इट डजंट मैटर्स कि इसके लिए बॉदर नहीं करता था, ये साहिब के लिए नहीं करता था। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ ड्रीम कम ट्रू। तो उसने कहा कि जिस इंसान के पास शूज़ तक नहीं थे पहनने के लिए, उस इंसान को अगर शूज़ मिल जाए चाहे उसमें होल ही क्यों ना हो, उसके लिए तो वो ड्रीम कम ट्रू वाली बात है ना। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। जो कि वो गेम इतने आराम से देख रहा था, वो उसकी रीच के बाहर था, उसकी पहुंच के बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ। अब जिस मॉर्निंग की बात की गई कि साहिब कहाँ पे जा रहा था, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था। इन हिज हैंड ही इज़ हैविंग अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। तो इसने राइटर को बताया आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। उसने कहा मैं एक टी स्टॉल में काम करने लगा हूँ, और पॉइंट करने लगा डिस्टेंस में कि इतनी दूर में है, डिस्टेंस इशारे से बताने लगा। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। तो ये बात किसने बताई, साहिब ने बताई कि मुझे 800 रुपीज़ भी मिलते हैं और मुझे खाना खाने को भी मिलता है, मुझे दिन की सारी मील्स मिलती हैं। तो आगे डज ही लाइक द जॉब आई हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसने जब उसका चेहरा देखा, किसका चेहरा देखा, साहिब का फेस देखा, तो उसकी जो चेहरे से केयर फ्री लुक था। केयर फ्री कौन सा लुक, जैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा दिन घूमता रहता था, कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। लेकिन अब क्या हुआ, द स्टील कैनिस्टर सीम हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। यानी कि जो स्टील कैनिस्टर था वो काफ़ी हेवियर था किससे, जो प्लास्टिक बैग था जो कि पहले लेकर घूमा करता था, जो कि काफ़ी लाइट था। यहाँ पे कोई वेट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। जब उसके पास खुद का बैग था तो वो अपना मास्टर था, वो कुछ भी चाहे जो मनाए कर सकता था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता था बिकॉज वो किसी के अंडर वर्क कर रहा था, उसको अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी थी। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसका जो केयर फ्री लुक था वो चेहरे से जा चुका था। एंड ये बात भी बोली गई है कि स्टील कैनिस्टर जो है वो सीम्स हेवियर क्यों, क्योंकि उसकी एज इतनी नहीं थी, उसकी इतनी छोटी एज में ही उसको बर्डन मिल गया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई। जिस एज में बच्चे लोग खेलते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को और सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस एज में इस बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है थ्रू दीज लाइन्स। एंड साथ में वो अपना खुद का मास्टर नहीं रह गया, अब वो किसी अंडर वर्क करता है। एंड if you guys like this video, please don't forget to like, share
and subscribe to my channel.